कि आपको सेल्स का नॉलेज नहीं होगा तो फिर थोड़ा मेंसुरेशन में दिक्कत होगी। मेंसुरेशन ठीक से समझ में उसके लिए पहले ज्योमेट्री पढ़ो, ज्योमेट्री सही से अगर आ जाएगी तो उधर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है अपना, और आपका बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, वो भी थोड़ा बहुत ज्योमेट्री में पढ़ना तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंगल्स। आप जानते होंगे एंगल्स का मतलब होता है कोण, और लाइन का मतलब होता है इसके बारे में समझेंगे कि ज्योमेट्री में कहाँ से क्वेश्चन इसमें पूछते हैं। अच्छा, कोण के बारे में तो आपने सुना ही होगा, एंगल के बारे में तो कभी ना कभी तो जाना होगा कि कोण होता है कुछ, क्या होता है, जरा कुछ बता सकते हैं आप? दो सरल रेखाओं के बीच में, दो सरल रेखाओं के बीच में तो कह सकते हो, लेकिन बिल्कुल सही नहीं बोल रहे हो। चलो मैं थोड़ा सा समझता हूँ। एक्चुअल में पता है क्या है, अगर हमने कोई एक सरल रेखा खींची, इसके किसी भी एक सिरे से एक और सरल रेखा खींचेंगे तो दोनों के बीच में ये जो झुकाव दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? या फिर आप कह सकते हैं एक ही बिंदु से दो सरल रेखाएं अगर खींची जाए तो उनके बीच का जो झुकाव है उसको क्या बोलते हैं? अब ये बात समझिएगा, जो पीछे वाला कोण होता है, झुकाव तो ये वाला होगा ना, इस साइड वाला, और ये जो पीछे वाला कोण होता है इसको भी ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं परावर्ती। कभी कभी आपसे पूछ लेता है परावर्ती कोण कितना बनेगा, इंग्लिश में बोल सकते हैं आप रिफ्लेक्स। ये तो कोण हो गया और ये इसका रिफ्लेक्स है। जैसे आप अभी इसका यूज आप कहने के देखो, जब पढ़ेंगे क्लॉक, रीजनिंग में टॉपिक होगा क्लॉक, वहाँ पर आप पढ़ोगे कि घड़ी की सुइयों के बीच का कोण या उनका परावर्ती। परावर्ती कोण हमेशा आप ध्यान रखना 180 डिग्री से प्लस का होगा, क्योंकि झुकाव तो 180 डिग्री से कम ही रहेगा। आपने अगर कोई सीधी रेखा खींच ली तो ये तो 180 डिग्री का कोण बनानी होगी, लेकिन अगर इनको थोड़ा भी झुकाएंगे तो ये 180 डिग्री से कम ही आएगा, लेकिन इसका रिफ्लेक्स एंगल। तो आप एक बात याद रखना, ये जो रिफ्लेक्स एंगल निकाला जाता है ये किस तरीके से निकाला जाता है? टोटल हमारा सर्कल होता है 360 का, इसमें से जो एंगल है, जितने डिग्री का कोण होगा वो आप माइनस कर लो तो आपको पता लग जाएगा उसका रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब चला करते हैं बात टाइप ऑफ एंगल्स यानी कोणों की तुलना। कितने प्रकार के कोण बताओ, ये बताएगा कितने प्रकार के होंगे? नंबर एक न्यून कोण, या फिर आप इंग्लिश में कह सकते हैं एक्यूट। दूसरे नंबर पर समकोण, इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। तीसरे नंबर पर अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। चौथे नंबर पर आता है हमारा सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। इसको हम लोग ऋजु कोण भी बोलते हैं हिंदी में। पांचवें नंबर पर हमारा क्या आएगा? ग्रहक कोण। 5 टाइप के एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और ग्रहक कोण एक ही चीज। अब जरा इनके बारे में थोड़ा सा और कुछ नहीं, केवल आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं न्यून कोण की, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि थीटा हमारा जो है वो एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। इसका मतलब आपको पता तो होगी एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? कोण 90 से छोटा, जो 0 से 90 के बीच में। मतलब अगर हम बात करें कि ऐसा कोई भी कोण 0 डिग्री से तो बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो, बराबर भी नहीं होना चाहिए। जो एंगल होना चाहिए वो 0 डिग्री से तो ज़्यादा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कह देना कि 90 डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का कोण होगा उसकी अलग क्वालिटी। ये दो फिक्स कोण है, समकोण और सरल कोण, ये दोनों फिक्स है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है। समकोण का मतलब सीधे सीधे आप समझ लो जो 90 डिग्री से इक्वल होगा, जो 90 डिग्री के बराबर होगा वो क्या होगा? समकोण होगा, राइट एंगल। सरल कोण जो 180 डिग्री के बराबर होगा। अच्छा, ये दोनों ही सिचुएशन आपने देखी होगी। इस प्रकार से जो परपेंडिकुलर बता देना ये 90 डिग्री,
सिंबल भी होता है 90 डिग्री का, इस तरीके से अगर हम बना लेते हैं तो 90 डिग्री का कोण इस प्रकार से बनता है। जैसे घड़ी में 3 बज रहे होते हैं तो 90 डिग्री के कोण पर बज रहे होते हैं, एक सुई 3 की तरफ होती है, कहाँ होती है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें सरल कोण, तो सरल कोण 180 डिग्री का होता है। तो एक सीधी रेखा थी तो इसमें किसी भी पॉइंट पे हम एक साइड में अगर कोई एंगल देखेंगे तो ये हमारा जो एंगल होगा ये कितने डिग्री का होगा। अब बात आती है अधिक कोण। अधिक कोण की अगर बात करें तो ये 90 डिग्री से ज्यादा होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा और 180 डिग्री से छोटा। तो ऐसा कोई भी कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से कम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक। बृहत कोण 180 डिग्री से ज्यादा होगा, मैंने अभी क्या कहा था, रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होता है। तो बृहत कोण क्या है, 180 डिग्री से ज्यादा हो, लेकिन लिमिट इसकी यहीं तक है 360 डिग्री से क्या हो, 360 डिग्री और 0 डिग्री एक ही बात होती है। आप एक चक्कर लगा के वापस अपनी जगह पर आ गए तो फिर क्या है, आप ये समझ लो 0 डिग्री पे ही खड़े, ठीक है। आप घड़ी की सुई की अगर हम बात करें तो ये पूरा अगर घूमती है तो कितने 360 डिग्री घूमती है। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर अपनी जगह पर ही आ गई सुई वापस तो 0 डिग्री और 360 डिग्री तो बराबर है। तो ना तो कोई कोण 0 डिग्री का होता है ना 360 डिग्री का, बस ये केवल एक कंपैरिजन के लिए हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपको पढ़ना है पूरक कोण, दूसरा पढ़ना है समपूरक। पूरक कोण और समपूरक। पूरक कोण को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और संपूरक कोण को बोलते हैं सप्लीमेंट्री। अगर आप जानते हो इनके बारे में, इनको हम लोग संपूरक कोण बोलते हैं, इनको हम लोग पूरक कोण बोलते हैं। ये पूछता है एसएससी स्टेशन, दो कोणों का योगफल 90 तो वो क्या होगा, अब देखो पता है क्या, ये है कुछ नहीं, दो कोणों का एक पेयर है, जहां पर दो कोणों का टोटल अगर 90 डिग्री हो जाता है तो हम बोल देते हैं वो एक दूसरे के पूरक। आप ऐसे समझ लो कि अगर अल्फा और बीटा दो कोण है और इनका टोटल अगर मैंने कह दिया कि 90 डिग्री है, तो आप समझ लो कि अल्फा का पूरक हो गया बीटा, अल्फा का पूरक कौन हो गया और बीटा का पूरक कौन हो जाएगा, एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। मतलब ऐसा कोई भी कोण जो किसी एंगल के साथ जुड़कर उसको 90 डिग्री के बराबर बना देता है तो वो उसका पूरक कोण कहलाता है। जैसे देखो 80 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 10 डिग्री, क्योंकि 80 में 10 जोड़ेंगे तभी तो 90 बन पाएगा। तो 80 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 10 डिग्री। अब इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, अगर कभी आपसे कोई कहे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो तो आप पता है कि उस एंगल को 90 डिग्री में से क्या कर लो, जब आप 90 में से माइनस कर देंगे तो फिर उसका पूरक कोण पता लगेगा। जैसे आपसे कहा 17 डिग्री का पूरक कोण, तो 90 में से आप माइनस कितना करोगे, 90 में से 17 माइनस करेंगे कितना बचा, 73 डिग्री उसका पूरक। क्योंकि 17 डिग्री में 73 डिग्री जोड़ने पर ही तो 90 डिग्री के बराबर पहुंच सकता है। और यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी बदल जाएगी, जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाए तब हम कहते हैं कि वो कैसे कोण होंगे, समसम। आगे संपूरक कोण की बात होगी। अब देखो अगर संपूरक कोण निकालना है तो आपको किसमें से माइनस करना पड़ेगा, जिस कोण का संपूरक कोण निकाल रहे हो 180 डिग्री में से आप उसको क्या करोगे, माइनस करोगे। एक चीज समझो कि किसी भी कोण का संपूरक कोण और पूरक कोण बराबर भी हो सकता है क्या, संपूरक कोण और पूरक कोण दोनों बराबर हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। क्योंकि किसी संख्या को 90 में से घटाओगे तब भी उतना ही आएगा, 180 में से घटाओगे तब भी उतना ही, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं ना। तो आप एक बात समझ लो कि किसी भी कोण के संपूरक कोण नोट करके लिख लेना, क्योंकि डायरेक्ट फिर पूछ लेगा था इस बात को, किसी कोण के संपूरक कोण और पूरक कोण का अंतर, किसी कोण के संपूरक कोण और पूरक कोण का अंतर
हमेशा कितना रहेगा, दुनिया के किसी भी कोण के पूरक कोण और संपूरक कोण का अंतर हमेशा कितना होगा, 90। ठीक है, जल्दी से अगर कुछ लिखना हो तो जल्दी से लिख लो, फिर थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब एक चीज और समझो, वो आपको पता है क्या बताएंगे, आपसे भी किसी से कोई कोण है जिसका संपूरक कोण अपने पूरक कोण का 3 गुना, वहां से क्वेश्चन पुट अप होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो डिफरेंस है फिक्स रहता है, हमेशा 90 आएगा, क्योंकि आप समझो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, 180 माइनस 90 कितना है, तो डिफरेंस कांस्टेंट है। आज केवल मैं कंडीशन दिखाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा घंटे को, आप इसको ध्यान से घर पे एक बार पढ़ लेना, जिससे कि समझ में भी आता है। कि ज्योमेट्री का टच मुझे लगता है कि बच्चों का ईयर के बाद छूट जाता है, और तो मैं पढ़ते रहते, लेकिन ज्योमेट्री मुझे लगता है ही नहीं आती। 10th में 9th में थोड़ा बहुत तब भी पढ़ते हैं, 10th 9th में भी क्या है, 10th 9th में प्रेशर चल रहा होता है कि हमें स्कोर करना है। अच्छा, तो बच्चों को बस ये बता दिया जाता है ये 5 थ्योरम पढ़ लो, इन्हीं में से एक आ जाएगी, वो 5 ही पढ़ते भी नहीं। क्योंकि मेरे ख्याल से 10th में यूपी बोर्ड में बता रहा हूँ 40-45 थ्योरम तो 10th में, 9th में भी होती। सीबीएसई बोर्ड वालों का जो रहता है ना, उनका ठीक रहता है ज्योमेट्री, क्योंकि वो पढ़ते हैं 9th 10th में, कहीं उनका ईयर में भी ज्योमेट्री का पोर्शन होता है। एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन की बात करता हूँ। आप ये देखिए दो बिंदु, अगर इनको मैं किसी स्केल से मिलाऊंगा तो एक सीधी रेखा ही तो बनेगी। ऐसा मत मानना कि दो बिंदुओं को मिला दो तो कोई एक सीधी रेखा है, ऐसा जरूरी थोड़ा ना दो बिंदुओं को मिला दे। क्या रोड सीधी बनती दो शहर को मिलाने वाली? सीधी तब बनेगी जब स्केल की सहायता से आपको दो पॉइंट्स हो जाएंगे। एक सरल रेखा होगी, तो इस सरल रेखा का आप ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछता है लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर का मतलब होता है रैखिक। अलग अलग कंडीशन पर आप सवाल कर रहे होंगे तो वहां पर एक लीनियर पेयर बनता हुआ दिखाई। अब रैखिक रूप में कैसे पता?
जैसे एक सीधी रेखा है, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, मैंने कहा ये वाला कोण x डिग्री और ये वाला कोण y। तो आपको बताया गया कि जो सरल कोण होता है, एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री होगा, एक साइड का 180 डिग्री होगा। तो ऊपर वाली साइड का अगर आपने देखें तो ये x और y का जो टोटल होगा कंफर्म है कितने डिग्री होगा, 180। तो आपको अलग अलग तरीके से सवाल करेगा x और y में कितना रेशियो, या x y का 4/5 गुना है तो y की वैल्यू इस तरीके से। अब ऐसा जरूरी नहीं दो ही पार्ट कर सकते हो, आप कितने भी कर लो, 1 2 3 4 पार्ट करें। मैंने कहा ये वाला एंगल A है, ये B है, ये वाला C है और ये वाला कितना है। अब भी तो आप देखो ये एक सरल रेखा ही तो, अगर एक सरल रेखा है तो एक साइड के जितने भी कोण होंगे इन सबका टोटल मिला लो कितना आता है, इसको बोलते हैं जहाँ पे भी जब एक सरल रेखा देखिए तो समझ लेना वो सब कोणों का जो टोटल होगा वो कितना होगा, 180। तो ये लीनियर पेयर का मतलब तो दो चीजें हुई ना, पेयर का रैखिक युग्म लिखा है मैंने, तो आप समझ मैं ये कह रहा हूँ कि लीनियर पेयर का मतलब यहाँ पे भी कोई पेयर ही तो बनना है, एक सीधी रेखा पे जितने भी कोण होंगे सबको मिला के टोटल। मैं बता रहा हूँ जैसे पेयर की बात करें तो x और y का टोटल तो 180 है। मैंने क्या कहा, अगर दो कोणों के अलावा अगर 4 भी हिस्से कर लो तब भी टोटल 180 है। यहाँ पे तो दो ही कोण है, x और y का टोटल कितना है, 180। अब जरूरी थोड़ा ना एक ही लाइन यहाँ से खींच दे, एग्जामिनर ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर 2-3 लाइन खींच के दे दे आपको। जब आप इसके जितने भी टुकड़े करेंगे, एक सीधी रेखा अगर आपको दिख रहा है तो उसके एक साइड के जितने भी कोण होंगे उन सबका जो टोटल होगा वो कितना होगा, 180। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब यहाँ क्या है, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई, कहीं पे भी काटे उससे कोई मतलब, अगर कोई भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई आपको दिखाई दे जाए तो आप एक बात समझ लेना कि ये जो अपोजिट वाले एंगल होंगे, इसीलिए इनका नाम हुआ वर्टिकली अपोजिट, इनका मुंह एक दूसरे के विपरीत है। ये वाला एंगल इधर की तरफ और ये वाला एंगल, तो दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। अगर कोई कहते ये वाला x डिग्री तो ये भी कितना होगा। अब ऐसे ही आप देखें तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला ये भी तो एक दूसरे के विपरीत ही बने होंगे, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। अगर ये वाला y डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जहां भी दिखाएंगे तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई, मतलब एक दूसरे को काटती हुई निकले। अब जरूरी थोड़ा ना कि ये लाइन वाला ही सवाल होगा, कल को पता लगा त्रिभुज में कहीं पे ऐसा कुछ बना दिया आपने, तो आपको पता है जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये बना। इन कॉन्सेप्ट्स का यूज करना होगा अभी केवल आप। समांतर रेखाएं जानते हैं क्या होता है, जो समांतर होती है एक दूसरे को कभी जो एक दूसरे को ना काटे। ना काटे। चलो ठीक, अब देखो समांतर रेखाएं की अगर हम बात करें, चाहे दो रेखाएं हो चाहे तीन रेखाएं हो, उससे कोई मतलब नहीं। बस समांतर का मतलब आप या तो आप कह सकते हो उनके बीच का जो डिस्टेंस है प्रॉपर बराबर है, शुरू से लेकर एंड तक एक ही डिस्टेंस पर होना चाहिए। जैसे रेलवे ट्रैक जो होता है हमारा बराबर डिस्टेंस पे तो बनाया जाता है, तभी तो ट्रेन उसमें चल पाती है। तो दो लाइन अगर मैंने समांतर बनाई, जैसे कि ये वाली लाइन और एक ही, तो ये इनके बीच का डिफरेंस अगर बराबर रहेगा तो ये लाइन आगे कितना भी बढ़ा दो कहीं नहीं काटेगी, पीछे कितना भी बढ़ा दें, तो ऐसी लाइन्स को हम लोग समांतर लाइन्स कहते हैं। अब ऐसा है कि अगर तीन लाइनें भी कोई खींच दे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मान लो जैसे ये L है, ये M है और ये M। अब एग्जाम में क्या होगा कि आपको कैसे लिख के दिखते हैं, पैरेलल लाइंस का ये सिंबल ध्यान रखना। अगर मैंने लिखा L पैरेलल है M के, इसका मतलब जो लाइन L है और M है ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। यहाँ पर लिखा मैंने M इसके पैरेलल, या तीनों ही एक दूसरे के समांतर हैं। कोई भी ट्रांसवर्स लाइन अगर इसको इंटरसेक्ट करती है इस प्रकार से, कोई तिरछी लाइन एकदम सीधी और सीधी खींचने का मतलब फिर तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तिरछी लाइन आपने खींची, इसको बोलते हैं त्रियक। तो एक चीज बताओ, अगर ये लाइन समांतर है तो इनका झुकाव बराबर ही तो होगा तीनों लाइन से, जितना यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही कुछ भी मान लो। जैसे मैंने कहा ये x डिग्री में इसको काटते हैं तो आगे भी x डिग्री में काटेंगे और इसको भी कितने डिग्री पे काटेंगे, बात सही है। अब इस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये जो अपोजिट एंगल है ये भी बराबर होना चाहिए, ये भी कितना होना चाहिए, ये भी x डिग्री होना चाहिए। अब ये तो बताया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं,
तो ये भी एक्स डिग्री होना चाहिए। अब वो जरूरत के हिसाब से देखेंगे हमें कौन सा एंगल निकालना है, तो कौन सा एंगल को पहले निकालना पड़ेगा। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के हिसाब से ये सब बराबर है। तो आप देखो एक लाइन नीचे तीनों लाइन को काट के तो ये दोनों कोण, ये दोनों कोण, ये दोनों कोण बराबर है। अब देखो इस कंडीशन की अगर हम बात करें, जैसे ये वाली जो लाइन आप खींच रहे हैं तो ये लाइन इसके सॉरी ये दोनों समांतर है, तो ये वाला कोण इसके बराबर है। अगर कंडीशन के हिसाब से बात करें तो इनको बोलते हैं हम लोग संगत कोण। ये संगत कोण है क्योंकि जितना झुकाव इस लाइन से होगा, अगर ये इसके समांतर है तो उतना ही झुकाव इस लाइन से, तो सभी से बराबर रहेगा। इधर वाले कोण जो रह गए, अब एक कोण बचता है हमारा, जैसे इसको हम क्या मानते हैं पाई, तो ये भी कितना होगा, इस हिसाब से ये भी पाई होगा क्योंकि जितना झुकाव यहाँ होगा उतना ही झुकाव यहाँ होगा। तो ये वाला कोण भी पाई होगा, इसको अगर हम पाई मानते तो ये भी पाई होगा। अब आप देखो भले ही हमने 3 लाइनें खींची, एक इंटरसेक्टिंग लाइन थी, 4 × 3 12 कोण बना दिए, कोण 2 ही है, उन्हीं को आगे पीछे आप देख रहे हैं। अगर ये x डिग्री है तो ये भी x निकल के आया, ये भी x, ये भी x, तो कितनी भी बड़ी समांतर लाइन खींची, कल को आपसे यहाँ देखिए भाई मैंने कहा ये वाला कोण 35 डिग्री है। अब आपसे कहा कि ये वाला बताओ, तो अपना दिमाग इतना ही लगाना है कि अगर ये 35 है तो ये भी कितना होगा 35 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे समझो ये एक लीनियर पेयर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लीनियर पेयर बनना है तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 180, और 180 होगा तो ये वाला जो कोण होगा इधर वाला ये होगा 155, ये वाला 155 होगा तो यहाँ भी आपका कोण कितने डिग्री का होगा। अभी मैं सवाल कर रहा हूँ केवल अभी मुझे इतनी बातें नहीं पता। अब ज्योमेट्री की तरफ आपको बढ़ाना, ये छोटी सी बातें थी, इनसे कोई सवाल अगर बेसिक सब पूछ लेगा तो एंगल वगैरह निकलवा लेते हैं ऑलरेडी। हम अपने बात कर रहे हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज को आप ज्योमेट्री में भी पढ़ोगे, मेंसुरेशन में भी पढ़ोगे। मेंसुरेशन में केवल एरिया वेरिएबल के सवाल होंगे और यहाँ पढ़ोगे तो इसकी कंडीशंस, इसमें जो प्रॉपर्टीज होती है उन सब के बारे में पढ़ोगे। अब पहले अभी किसी प्रकार के ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे हैं, ना मैं ये कह रहा हूँ संपूर्ण त्रिभुज, ना मैं ये कह रहा हूँ समबाहु त्रिभुज, केवल एक बेसिक ट्रायंगल में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उन सबको पहले जानो। अच्छा ये तो कंफर्म है, एक त्रिभुज होगा तो उसकी 3 भुजाएं होंगी, है ना, उसकी 3 भुजाएं होंगी और 3 ही क्या होंगे कोण। जैसे मैंने कहा एक भुजा A है, एक B है और एक C, तो अगर इसके 3 कोण है, मैंने कहा कि पहली बात तो ये है कि त्रिभुज तभी हो सकता है जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होगा 180। अगर हम बात करें त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का जो टोटल होता है योगफल होता है वो हमेशा कितना होगा 180। तो बेसिक प्रॉपर्टी है, त्रिभुज दुनिया में कोई सा भी ले लो उसका जो टोटल रहेगा तीनों कोणों का वो तो 180 आना है, ठीक है। चतुर्भुज कोई सा भी ले लो टोटल आपका 360 ही आना है। ये बेसिक प्रॉपर्टी में आपको यही चीजें पढ़नी। अब दूसरी चीज आप ये समझो 3 भुजाएं तो है, लेकिन त्रिभुज बनेगा कभी, आप केवल तभी त्रिभुज बना सकते हैं जब त्रिभुज की 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा हो, अदरवाइज आप वैसा त्रिभुज बना ही नहीं सकते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने कहा आपको एक त्रिभुज बनाना है जिसकी एक भुजा 3 होनी चाहिए, एक 4 होनी चाहिए, 8 कीजिए। अब 3 और 4 का टोटल कितना होता है, आप देखो सबसे बड़े वाली साइड को पहले खींचो, जैसे मैंने 8 सेंटीमीटर की एक लाइन, मैं यहाँ से अगर 4 सेंटीमीटर की आर्क बनाऊंगा और यहाँ से मैं 3 सेंटीमीटर की आर्क, तो 4 + 3 तो 7 ही होगा। क्या ये एक दूसरे को कहीं पर काट पाएंगे? आपको सोचो 8 सेंटीमीटर का गैप है, यहाँ से अगर 4 सेंटीमीटर की मैं आर्क बनाता हूँ तो यहाँ कहीं पे इस तरीके से होगी और ये 3 सेंटीमीटर की आर्क यहाँ कहीं इस तरीके से, लेकिन एक दूसरे को कहीं जब काटेंगे तो त्रिभुज। तो आपको ये ध्यान रखना है त्रिभुज में 2 भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। कोई सी भी 2 भुजाओं का, अगर B और C को मैं जोड़ूंगा तो A से ज्यादा आएगा, C और A को जोड़ूंगा तो B से ज्यादा आएगा। मतलब कोई सी भी 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होगा तो बराबर होगा तब भी त्रिभुज बनेगा, ठीक है। बराबर होगा तो पता है सीधी रेखा बन जाएगी। जैसे अभी मैंने कहा 8 उठाइए, मैंने कहा 5 और 3 ले लेते, तो आप 5 की आर्क मारेंगे यहाँ से
लगभग यहाँ होगा, ऐसा होगा। और यहाँ से 3 सेंटीमीटर की आर्क बना लो, तो 3 सेंटीमीटर की आर्क बिल्कुल यहाँ पर काटेगी। तो अगर मैं इसको मिला दूंगा तो कोई त्रिभुज थोड़ा बन पाएगा, एक सीधी लाइन बन जाएगी। अब देखो इसी का उल्टा भी समझो, दो भुजाओं का जो डिफरेंस होगा, ए का और बी का डिफरेंस सी से कम होगा, बी का और सी का डिफरेंस ए से कम होगा, सी का और ए का डिफरेंस इससे कम होगा, बी से। मतलब आप चाहे तो इसको लैंग्वेज में लिख देना, त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए और दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से कम होना। अब इसमें पता है बहुत छोटे छोटे से सवाल पूछे आपसे, कहा जाता है यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। अब आपसे अलग अलग सवाल, या तो पूछ लेगा ऐसे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, और एक चीज और लेते हैं, x एक पूर्णांक है, इंटीजर है, x का मान पॉइंट में नहीं है, पूर्णांक। अब अगर मैं आपसे पूछूं अब बताओ x का मान क्या होगा, तो एग्जैक्ट तो हम बता ही नहीं पाएंगे, लेकिन इतना बताया मुझे कि त्रिभुज की कोई भी भुजा आप ले लो, जैसे मैंने x ले लिया, तो दो भुजाओं का जो योगफल है, आपको तो ये वाली दो भुजाएं ही पता है केवल, तो अगर इन दोनों का जो टोटल होगा 5 का और 9 का, तीसरी भुजा से ज्यादा होगा, टोटल तीसरी भुजा से क्या होगा ज्यादा, तो 9 और 5 होता है 14। इसका मतलब ये जो तीसरी भुजा है ये 14 से कम होनी चाहिए। दो भुजाओं का टोटल हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है ज्यादा। तो अगर मैंने कहा 5 और 9 दो भुजाएं मुझे पता है, तो इनका टोटल कितना होगा, ये तीसरी भुजा से तो ज्यादा ही रहना चाहिए, तो x का मान ये कंफर्म है 14 से क्या है। दूसरी चीज, अब दूसरी वाली कंडीशन देखो, दो भुजाओं का जो अंतर है यानी कि 5 का और 9 का जो अंतर आएगा वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा कम होगा। अंतर कम होगा, टोटल ज्यादा होगा। तो अंतर बताओ 9 और 5 में कितने का होगा, यहाँ मॉड लगा लिया करो क्योंकि अंतर हमेशा पॉजिटिवली आ जाता है। तो 9 और 5 का अंतर 4 होगा, 4 हमारा x से क्या होना चाहिए। अब देखो दो रिजल्ट मिल गए, x का मान जो होगा वो 14 से कम होगा और 4 से क्या होगा। अब बताओ अगर x का मान एक पूर्णांक है 4 से तो ज्यादा ही होगा, x का मान 4 से क्या होगा 4 और 14 से क्या होगा। कई बार तो सवाल एसएससी ने ये पूछा है कि ऑप्शन दे दिया और आपसे कहा बताइए x का मान क्या, तो ऐसे ऑप्शन दे देते थे उसने कि x का मान 14 से कम होगा और 4 से क्या होगा 4। दूसरी बात एसएससी ने अभी रिसेंटली सवाल क्या पूछे कि ऐसे कितने त्रिभुज बन सकते हैं, तो अब बताओ x के कितने मान आ सकते हैं 4 और 14 के बीच में, कितने आ जाएंगे 10। देखो 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, जरा इनको काउंट करो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने क्या किया 14 में से 4 घटा लिया, लेकिन ये गलती मत करना, जब आप 14 में से 4 घटा रहे हो तो 14 को भी काउंट कर रहे हैं, जिसको 4 तो माइनस कर लिया ठीक है, लेकिन 14 को भी काउंट करें। हमें वैल्यू लेनी है 4 और 14 के बीच की, बाद में जाके आपका जो 14 में से 4 घटाते हैं तो सीधे 10 लिख देते हो, गलत हो जाता है। जब बीच की संख्या निकालते हो तो एक और कम करना पड़ता है, तो आप ध्यान रखना कभी भी बीच की संख्या निकाल लो ये डिफरेंस मत निकालना, 14 में से 4 घटा के तो बाद में एक और घटा देना। तो ऐसे कितने त्रिभुज बन सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 5 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है और x अगर एक पूर्णांक रखा जाए तो ऐसे कितने त्रिभुज बनेंगे, तो आप कहोगे ऐसे कितने त्रिभुज बनने 9। x की जो वैल्यू होगी उसकी रेंज हमें पता है, 4 से बड़ी होगी और 14 से। कारण क्या है, क्योंकि दो भुजाओं का जो टोटल होगा वो हमेशा x से बड़ा होगा और दो भुजाओं का जो अंतर होगा वो x से क्या होगा छोटा होगा। जब इस आप नोट करो फिर आगे ट्रायंगल की और बड़ी कहानी ट्रायंगल की, सबसे बड़ा समझ लो ट्रायंगल और सर्कल।
की भी पहले देखकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कितना मिल सकता है। तीसरे की वैल्यू देखे तो मतलब उसका मतलब ही नहीं, जैसे अगर आपको ये वाली वैल्यू दे दी तो वो एक फिक्स ट्रायंगल होगा, उससे क्वेश्चन तो पूछेगा लेकिन ये नहीं पूछेगा कितने का होगा। जब हमें x की वैल्यू नहीं पता तभी तो हम संभावना बताएंगे x की कितनी वैल्यू हो सकती है। मतलब मैंने ये वैल्यू फिक्स कर दी, मैंने कहा इसकी जगह 8, तो मैंने कहा 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 3 हो जाए, इसका मतलब ये तो फिक्स हो गई है, उसमें कोई वेरिएशन है नहीं, हम किसी को चेंज थोड़ा ना कर सकते। जब वो हमसे संभावना पूछेगा तो एक वैल्यू को कम से कम नहीं बताएगा। अभी क्वेश्चन कराएंगे तब आप देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगर ये एक सीधी लाइन है तो इसका और इसका टोटल कितना होगा 180, बट त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। अगर मैं इसको हटा दूं तो इसका मतलब ये और इन दोनों का टोटल बराबर क्या है ना। आप ध्यान रखना ये जो दोनों कोण होंगे चाहे आप इसको कुछ भी मानो, मैंने कहा ये अगर x डिग्री का है और ये वाला y डिग्री का है तो ये जो बाहर वाला कोण होता है ये होगा x प्लस y। कई बार ऐसे सवाल आपसे कहेगा ये त्रिभुज पता है क्या है, तो सवाल को पूछते लेकिन लैंग्वेज लिखा कहते हैं त्रिभुज ABC, फिर आपसे कहेगा BC को आगे बढ़ाया D। अब आपको ये करना है, इतना कंस्ट्रक्शन पड़ेगा समझने के लिए। आपसे कहेगा एंगल ACD है वो 110 डिग्री और आपसे कहेगा एंगल BAC है, एंगल BAC है ये 40 डिग्री। आपसे पूछेगा एंगल ABC का मान, तो इन दोनों का टोटल ही तो 110 होना चाहिए। अगर ये 40 है तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए 40 प्लस 70 कितना होगा 120। अगर फैक्ट पता होगा तो एंगल मिड पॉइंट हम ले लें। जैसे होता है क्या, अगर मिड पॉइंट की बात करें, इस मिड पॉइंट से सामने वाले वर्टेक्स यानी शीर्ष को मिला दें तो ये क्या कहलाता है, ये तभी हो सकता है मध्यिका सामने वाली भुजा को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। बात समझ पा रहे हैं? किसी भी भुजा के मध्य बिंदु और सामने वाले शीर्ष को मिला दिया जाएगा तो वो क्या होगी। आप इसकी डेफिनेशन में इतनी बात नहीं लिखो, किसी भुजा के मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट और सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदु और सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग मध्यिका बोलते हैं। के अंदर ऐसी सरल रेखा जो सम्मुख शीर्ष और सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला उसको मध्यिका। अब देखो पता है क्या है इसका रूल क्या है, ये त्रिभुज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अगर हम बात करें
यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर ये 5 होगी तो ये भी कितनी होगी, 5, दोनों बराबर होगी। दूसरी चीज, इनका एरिया भी इक्वल होगा, जितना एरिया इस वाले ट्राइंगल का होगा उतना ही एरिया इस ट्राइंगल का, यानी कि एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। एरिया क्यों इक्वल हो रहा है, एरिया इसलिए इक्वल हो रहा है क्योंकि दोनों ट्राइंगल का बेस बराबर ही तो है और हाइट भी बराबर है। हाइट तो यहीं से नापी जाएगी टॉप पॉइंट से, तो दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम है, बेस सेम है, तो एरिया भी तो सेम ही आएगा। तो आप ध्यान रखना कि मध्यिका का काम क्या है, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर मिलती है, यानी कि दो बराबर है और दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर। जैसे इसको ट्राइंगल 1 लिख देना, इसको ट्राइंगल, तो अगर मैं आपसे कहूँ ट्राइंगल 1 का एरिया क्षेत्रफल और ट्राइंगल 2 का एरिया दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 का एरिया दोनों का आपस में बराबर होगा। जैसे कल को अगर आपसे कह दे इस पूरे त्रिभुज का एरिया 56 वर्ग सेंटीमीटर और आपसे कह इस वाले त्रिभुज का कितना, आधा होता है 28 इधर वाला 28, ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछते हैं। या हो सकता है इस त्रिभुज का एरिया देके पूरे त्रिभुज का पूछते हैं आपसे, कह ये वाली हमारी जो लाइन है ये मीडियन है। सर ये 20 में बिल्कुल जाती है तो 90 ऐसा कंपल्सरी नहीं है, डिपेंड करता है भाई। आप ये समझो अगर मैं ट्राइंगल ऐसा बना, अब इसका मतलब तो यहाँ से बन रहा होगा है ना, अब इसको मिलाएंगे तो ये तो तिरछी जाएगी यहाँ से, तो मिड पॉइंट होना कंपल्सरी है। लेकिन ये 90 हो ये जरूरी नहीं है, ये तभी हो सकता है जब ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगी, उस केस में ये मीडियन आपका 90 डिग्री का एंगल में बना देगा। पहले ये वाली कंफर्मेशन होनी चाहिए क्या ये वाली साइड इसके बराबर है। अगर ये साइड इसके बराबर हो गई तो फिर तो ये दोनों ट्राइंगल ही सेम हो गए, और ट्राइंगल सेम हो गए तो यहाँ भी 90 होगा और यहाँ भी क्या होगा। अभी मैं तो जितने भी टर्म यूज होंगे जो मैं एक एक करके सारे समझा दे रहा हूँ जिससे कि आगे कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद आप देखिए अल्टीट्यूड, इसको बोलते हैं हम लोग शीर्ष लंब। शीर्ष लंब का मतलब ये है कि किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर आप जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक सीधी रेखा खींचते हैं तो वो शीर्ष लंब है। जैसे मैंने यहाँ से अगर सामने वाली साइड पर सीधी रेखा ऐसे खींची और यहाँ पर जो एंगल बनना चाहिए वो कितने डिग्री का होना चाहिए। अब देखो दोनों चीजों को आप कंफ्यूज मत होना, एक चीज याद रखो, मध्यिका है तो वो मिड पॉइंट तो होगा, जरूरी नहीं 90 डिग्री। अगर वो अल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री तो होगा, ये जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट। दोनों को मिक्स करके मत पढ़ना। अगर अल्टीट्यूड है तो सामने 90 डिग्री, अगर मध्यिका है तो सामने वाले का मिड पॉइंट। ठीक है, एक तीसरी चीज और होती है एंगल वाइज। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कोण संद्विभाजक। कोण संद्विभाजक क्या होगा, जो कोण को आधा आधा डिवाइड करेंगे, किसी भी कोण को आधा आधा डिवाइड करेंगे तो उसी को तो कोण संद्विभाजक कहते हैं। अब जैसे ये कोण है, इसको मैंने आधा आधा, कोण को आधा करना है, ध्यान रखना ये लाइन इस कोण को आधा आधा डिवाइड करनी है। सामने कहाँ काटेगी मुझे नहीं पता है, सामने कहीं भी काट सकते, हो सकता है 90 पे काटे, हो सकता है मिड पॉइंट पे काटे, कुछ नहीं पता है, इस बारे में कंफर्मेशन थोड़े ना। अगर कोई आपको बताएगा कि ये एंगल बाइसेक्टर है तो उसका एक ही मतलब समझना कि इस कोण को आधा आधा डिवाइड कर दिया, मतलब इधर वाला कोण जितना होगा उतना ही कोण, ये 10 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा 10 डिग्री। अब जितना कहा जाए उतना ही समझना है, अगर जरूरत से ज्यादा समझेंगे तो सवाल हो जाएंगे गलत। अब हमने कहा थोड़े ना कि सामने ये 90 डिग्री पे मिले तो आप अपनी मर्जी से मत मानना, आप ये मानना केवल एंगल बाइसेक्टर वो किसी कंडीशन पे हो सकता है कि 90 ही हो सामने, ठीक है, अपनी तरफ से ना। अब इसका क्या बोले, जब भी कभी ऐसा ए बी और मैंने मान लिया यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, तो एंगल बाइसेक्टर जब सामने वाली भुजा को काट, यहाँ से बड़ा बढ़िया बात आप ध्यान रखना, आप चाहे तो इधर से लेफ्ट से राइट समझ लेना, आप इसको फोल्ड कर लेना। ट्राइंगल की एक भुजा ए बी और एक भुजा क्या है, इन्हीं के बीच में तो एंगल बाइसेक्टर खींचा है, एक भुजा ए बी और एक भुजा ए सी, इसके बीच में हमने क्या खींचा, तो
एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहती है कि जो सामने वाली भुजा है ना, ये उसी रेशियो में डिवाइड होगी जिस रेशियो में ये दो। अगर ये 5 और 7 के रेशियो में, तो ये भी 5 और 7 के रेशियो में डिवाइड। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब सीधा सीधा ये ध्यान रखना है कि सामने वाली भुजा, मैं ज़्यादा खुद इसलिए दिखा रहा हूँ, अगर आपको जैसे चाहिए मैं मेरे पास है, मतलब मैं आपको घड़ी लिखा हुआ दे दूंगा, उससे कुछ नहीं होगा, आपको समझना ज़्यादा है, लिखा हुआ तो किताबों में सब कुछ होगा। तो इन दोनों का रेशियो, सामने वाली दो पार्ट दिख रहे हैं आपको, एक ये वाला और एक, इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है, बीडी रेशियो। अब मैं आपको बताऊं सवाल कैसे पूछेगा। सवाल ऐसा पूछेगा, कहेगा कि ये वाली वैल्यू 8 और ये 10 है, ये 8 और ये 16 है, और इसको मैंने कहा 15। आपसे कहेगा कि एंगल बाइसेक्टर खींच रेशियो, आपसे कहेगा बीडी का लंबाई। अब करोगे, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपको पता है कि ये अगर डिवाइड किया जाए तो 8 का एक बार और यहाँ 8 का, यानी कि ये जो लाइन है ये 1 अनुपात कितने में होगी। अगर हम बात करें तो ये जो जिस हिसाब से हमें ये पता है कि 8 और 16 इन दोनों भुजाओं की बात करें तो इनका अनुपात तो 1:2 ही है। तो नीचे वाली ये जो दो पार्ट आप देख रहे हैं इनका भी अनुपात क्या होगा, लेकिन इसको इंटरचेंज मत करना। अगर लेफ्ट से राइट रेशियो ले रहे तो यहाँ भी लेफ्ट से राइट ही ले, कहीं पलट के लिख दो 2 अनुपात है, वो गलत हो जाएगा। तो 1 अनुपात 2 में डिवाइड करना है 15 सेंटीमीटर को। आप बताइए कि 1 + 2 कितना होगा, 3 और इसकी वैल्यू कितनी, 15। तो 1 की वैल्यू 5 नहीं आ जाएगी। 1 की वैल्यू अगर 5 सेंटीमीटर होगी तो 2 की वैल्यू कितनी, 10 सेंटीमीटर। क्या रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे। आपको पता है कि इधर वाली वैल्यू इसकी डबल है, तो यहाँ भी इधर वाली वैल्यू इसकी डबल ही आएगी। तो यहाँ 10 सेंटीमीटर, यहाँ कितना है 5। अभी आप केवल इतना लिखिए कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में दोनों भुजाएं। अब देखो एंगल बाइसेक्टर जैसे हमने यहाँ से ए वर्टेक्स से खींचा है, तो यहाँ से दो साइड मिलेंगे ना, एक AB और एक AC। AB और AC का रेशियो वही होगा, सामने जहां भी ये मिलेंगे इन दोनों का रेशियो भी उतना ही होगा। ऐसे 6 स्कूल में भी अभी मिड पॉइंट थ्योरम भी आएंगे, नाम बहुत है, अलग अलग नाम भी हैं। क्लासिफिकेशन और ट्रायंगल नहीं पढ़ते हम लोग, ट्रायंगल की वो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं जो दुनिया के किसी भी ट्रायंगल में एप्लीकेबल। आप कैसा भी ट्रायंगल ले आओ, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो जब हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या है कि जैसे हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी ऐसी जो राइट एंगल ट्रायंगल को ही सेटिस्फाइड करेंगे या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल को ही सेटिस्फाइड करेंगे।
आपके 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे। एक इन सेंटर मतलब अंधावृत्त। उसके बाद आप एक चीज समझो कि जैसे ट्राइंगल होते हैं ना, तो ट्राइंगल के जो सेंटर होते हैं, एक होता है हमारा अंधाकेंद्र, जिसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। दूसरा होता है हमारा बाह्य केंद्र या फिर परिकेंद्र, इसको बोलते हैं हम लोग सर्कम सेंटर। तीसरा होता है हमारा लंब केंद्र, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। और चौथा होता है हमारा केंद्र, इसको बोलते हैं सेंटर। अलग अलग टाइप से एंगल से रिलेटेड कभी पूछता है, एरिया से रिलेटेड पूछता है क्वेश्चन। कभी कभी क्या होगा कि आपसे इनके बारे में पूछता है कि ये जो सेंटर होते हैं ये कहाँ पर बनते हैं। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसने 9th और 10th में पढ़ा होगा तो वो ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा, इन सेंटर बनाने का भी पढ़ा होगा कंस्ट्रक्शन, और आपका सर्कम सेंटर यानी कि परिकेंद्र परिवृत्त बनाने को आता था कंस्ट्रक्शन में 9% या फिर अंतावृत्त बनाने के लिए आता था। तो कैसे करके हम लोग डिसाइड करते हैं? सबसे पहले अंताकेंद्र की बात करते हैं। त्रिभुज का अंताकेंद्र कहाँ है इसकी बात। अंताकेंद्र का मतलब किसी त्रिभुज के अंदर अगर हम अंतावृत्त बनाते हैं तो उसका जो केंद्र होता है उसको अंताकेंद्र कहा जाता है। अब जैसे इस त्रिभुज के अंदर हमने एक वृत्त बना दिया, इस वृत्त का केंद्र कैसे डिसाइड करोगे कि यहाँ कहाँ पे केंद्र बने? अच्छा, अगर कोई त्रिभुज दे दे आपके इसके अंदर एक अंतावृत्त खींचो, तो केंद्र पता होगा तभी तो वृत्त खींच पाओगे, तो वृत्त नहीं खींच पाओगे। और ऐसा हम लोग 10th में कंस्ट्रक्शन में पढ़े भी, लेकिन उस समय थोड़ा सा ये होता है चीटी मोटी कर लेते थे, अजीब टाइप से कर लेते थे, कैसे करके बना लेते थे, बस थोड़ा बहुत इधर उधर बाहर निकलता तो 1-2 नंबर कटता था, मतलब चलो हो गया काम, पास हो ही जाएंगे। लेकिन इसका एग्जैक्ट रीजन बताओ कैसे डिसाइड करेंगे? जो कोण होते हैं हमारे, इनके कोण समद्विभाजक जहां पर भी इंटरसेक्ट कर जाएं, जैसे मैंने कहा इसका भी कहीं ना कहीं पर कोण समद्विभाजक को अंदर ही कहीं काटेंगे। अब जैसे इसका कोण समद्विभाजक हमने आगे पढ़ाया और इसका भी कोण समद्विभाजक तो कहीं ना कहीं पे तो काटेंगे ना वृत्त के अंदर, तो यही इसका सेंटर बनता है। कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर काटते हैं वही क्या होता है? अंतःकेंद्र होता है। तो कई बार तो एग्जाम्पल में सीधे यही पूछा है, कोण समद्विभाजक को मिलने वाली जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं? तो त्रिभुज का होता है अंतःकेंद्र। पहली बात आप ये लिखिए, कोण समद्विभाजक जो होते हैं त्रिभुज में, कोण समद्विभाजक पूरी बात है अंतःकोण समद्विभाजक, क्योंकि त्रिभुज का बाह्य कोण भी तो होता है। तो अंतःकोण समद्विभाजक का प्रतिच्छेद बिंदु यानी जहां पर भी वो काटेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब ध्यान रहेगा अंतःकेंद्र कहां बनता है? जहां पर कोण समद्विभाजक काटे। तो अगर कभी पूछ लिया जाए कि कोण समद्विभाजक का प्रत्येक प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? अंतःकेंद्र। दूसरी चीज, अगर ये केंद्र है तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं केंद्र होगा तो इस वृत्त के कहीं भी किसी भी तरफ आप इसको आगे बढ़ा त्रिज्या तो कहलाएगी, तो इसका मतलब ये है कि जो वृत्त है वो इसको टच कर रहा है, तो उसकी तीनों भुजाओं को, तो तीनों भुजाओं की और केंद्र की जो बीच की दूरी होगी वो तो बराबर है। इसका मतलब ये होगा कि एक और बात आप यहाँ से लिखना, त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है। त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ या फिर समान, आप ऐसे लिखो समदूरस्थ जैसे लिखो। तो अंतःकेंद्र की दो चीजें आपको पता लगती, ये होता क्या है? कोण समद्विभाजक का प्रतिच्छेद बिंदु होता है, उसी को हम लोग अंतःकेंद्र कहते हैं। दूसरी चीज, त्रिभुज की जितनी भुजाएं उन सबसे दूरी बराबर होगी, इस वाली भुजा से भी दूरी त्रिज्या है, इस वाली भुजा से भी, और इस। अब इस पे और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं?
कहा कि ये जो है ना आई एग्जाम में भी जनरली ये होता है कि अंतर बिंदु को आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं क्योंकि वो इन सेंटर पर आता है। ऑर्थो सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सेंट्राइड को सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसलिए इसमें नाम होगी थोड़ा आसान रहेगा। लेकिन अब ये जरूरी नहीं हो सकता आई की जगह कल को पी लिख दे तो कोई बड़ी बात भी नहीं। तो आई का मतलब यहाँ पर है इस बात से कि ये इस त्रिभुज का क्या है अंतर। अब पता है सवाल क्या पूछता है, एक तो ये वाला सवाल पूछेगा आपको, या तो ये वाला एंगल देके ये वाला पूछेगा या फिर ये वाला एंगल देके ये वाला पूछेगा। तो इन दोनों एंगल का अगर रिलेशन पता लग जाए तो आप दोनों में से कोई भी एक एंगल से दूसरा वाला निकाल सकते हैं, है ना। तो ये जो केंद्र पर जो कोण बनना होगा ना इसको आप एंगल बी आई सी। अब देखो एंगल को रिप्रेजेंट करना अगर नहीं पता हो तो मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे बी आई सी की बात कर रहा हूँ ना तो पहले बी फिर आई और फिर सी, इनके बीच का झुकाव यही तो होगा। बी आई सी को मिलाएंगे तो ये वाला तो झुका होगा एंगल बी आई सी। ये होता है किसके बराबर है 90 प्लस जो अपोजिट सीड्स होगा। इसके अपोजिट कौन सा सीड्स है, या ऐसे देख लो दो वर्टेक्स तो इसमें आ रहे हैं, कौन कौन से बी और सी। तो त्रिभुज के दो वर्टेक्स जब इसमें आ रहे हैं तो तीसरा वर्टेक्स कौन सा होगा। तो ये जो शीर्ष कोण होगा इस शीर्ष कोण का आधा अगर 90 में जोड़ दें तो इसके बराबर होगा। ये भी आपको तो सीधी सी बात है, कभी भी अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है या फिर ये वाला निकालना है, जैसे कि जल्दी से क्वेश्चन करके आपको ये बता दूं कि अगर मैं कल को आपसे कह दूं ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का है और यहाँ से एक अंता के सेंटर ये वाला है तो ये कोण कितना करना ही क्या है 90 में जोड़ दो आधा, 48 का आधा कितना होता है 24। तो आपका ये वाला जो कोण होगा वो कितना होगा। कल को हो सकता है कि आपसे ये कहते हैं कि भाई ये वाला कोण हम बता दे रहे हैं, मैंने कहा ये वाला जो कोण है ये कितना है 100। अब ऊपर वाला निकालो, देखो कैलकुलेशन का अपना स्किल अलग रखो, ऐसा नहीं फॉर्मूला लगाया 4 लाइन में हल कर रहे हैं। आपको पता है 90 प्लस ही तो होता है, तो 90 में कितना ऐड किया है 105 है तो 90 में कितना ऐड किया और आधा ऐड किया होगा इसका, तो इसका मतलब 15 का डबल ये वाला कितना होगा। करने को तो हम यहाँ पर 105 यहाँ लगा दें, आपको एंगल ए बाई 2 निकाल के दिखाते हैं। लेकिन आपको पता है ये जो कोण होता है 90 प्लस ऊपर वाले कोण का आधा होता है। तो पहले तो ये देखो 105 90 प्लस 15 ही तो होता है और 15 किस संख्या का आधा होगा 30। तो इसका मतलब ये वाला कोण कितना होगा 30। क्वेश्चन तो अपने करेंगे, अभी केवल आप कंडीशन ठीक है। एक केंद्र हो गया, दूसरा केंद्र कौन सा है परिकेंद्र। परिकेंद्र को हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर क्योंकि ये परिवृत्त का ही केंद्र है। अब किसी भी त्रिभुज के बाहर से भी तो वृत्त बनाया जा सकता है, त्रिभुज के बाहर से वृत्त बनाया जा सकता है। उसको बनाने के लिए उसका सेंटर डिसाइड करना जरूरी है। अगर हम इसके बाहर से कोई वृत्त बना भी दें, इसके बाहर से वृत्त बनाना बड़ा मुश्किल काम पड़ जाए। पहले वृत्त बनाओ तब इसके अंदर एक त्रिभुज बना दें। अब ये जो आपने से एक सर्कल देखा वो 3 असररेख बिंदु होंगे तो उनसे तो वृत्त बन सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा असररेख बिंदु होंगे तो उनसे वृत्त बनने की कोई गारंटी नहीं। 3 असररेख बिंदु मतलब एक सीधी रेखा में अगर 3 बिंदु नहीं है तो उनसे तो वृत्त बनाया जा सकता है क्योंकि 3 बिंदुओं से त्रिभुज बनेगा और त्रिभुज के बाहर से वृत्त बन जाता है। ठीक है, अब इसका जो सेंटर होगा वो बताओ कैसे पता लगाएंगे। थोड़ा याद आ रहा हो 9th का तो बता दो। भुजाओं के लंब अर्धक का प्रतिच्छेद, मतलब ऐसा होता है ना, ऐसा नहीं आधा करना है, आधा करेंगे तो किधर भी जा सकती लाइन, इसके मिड पॉइंट से एक ऐसी लाइन खींचेंगे जो 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। ये हम लोग बोलते हैं कि लंब अर्धक। इस वाली को भी हम आधा आधा डिवाइड कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं तो इसको डिवाइड करने पर जैसे यहाँ पर ये प्रतिच्छेद करते हैं तो यही इसका क्या होता है सेंटर। तो आप ध्यान रखना परिकेंद्र क्या होता है, भुजाओं के मैं जो वर्ड लिख रहा हूं इसका मतलब समझ लो लंब अर्धक। सिर्फ अर्धक नहीं होना चाहिए, अर्धक के साथ साथ 90 डिग्री का कोण भी बनना चाहिए। लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री के कोण के साथ। एक आधी मतलब आप अर्धक खींच रहे हैं, आधी लाइन से आप डिवाइड कर रहे हो ठीक है, लेकिन 90 डिग्री के कोण के साथ प्रतिच्छेद बिंदु।
लंब अर्धक का प्रतिच्छेद बिंदु जो होगा वही क्या कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखना। अब ये जो व्रत है ना, व्रत आप बताइए त्रिभुज के शीर्षों को ही तो टच कर रहा है। त्रिभुज के शीर्षों को अगर व्रत टच कर रहा है तो व्रत की दूरी तो केंद्र से बराबर ही होती है। व्रत की दूरी केंद्र से बराबर नहीं होती। व्रत के किसी भी हिस्से में आप टच कर रहे हो केंद्र से तो दूरी बराबर ही आएगी, क्योंकि वो त्रिज्या हो जाएगी आपकी। अब अगर व्रत की बात करें, व्रत त्रिभुज के शीर्षों को टच कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो परिकेंद्र होता है त्रिभुज के जितने शीर्ष हैं, तीन तो शीर्ष होंगे, शीर्ष से समान दूरी पर स्थित है। तो इसको आप दो तरीके से याद रखना। अगर कोई पूछे परिकेंद्र कहाँ बनता है तो आप कहना लंब अर्धक के प्रतिच्छेद बिंदु जहाँ पर होगा वहीं पर परिकेंद्र। भुजाओं के जो लंब अर्धक होंगे जहाँ काटेंगे वहीं प्रतिच्छेद। डायरेक्ट भी पूछ रहे आपसे क्या, भुजाओं के लंब अर्धक जिस बिंदु पर काटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। दूसरी चीज, जो परिकेंद्र परिव्रत बनता है वो त्रिभुज के शीर्षों पे बनता है, तो शीर्ष से केंद्र की दूरी क्या होगी, तो मैंने यही तो लिखा, शीर्ष से समान दूरी पर होगा परिकेंद्र। और यहाँ पर जो व्रत बनाया ये व्रत त्रिभुज की भुजाओं को टच कर रहा है, शीर्ष को थोड़ा ना कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, भुजाओं से दूरी समान। ठीक है, और आगे की बात, ये थोड़ा सा आसान क्योंकि इसका हिसाब किताब सर्कल को भी टच करेगा। एक सर्कल की भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमारा ये परिकेंद्र है ना, इसको मैंने सेंटर को इस तरीके से मिला, ये जो है ना हमारा ये क्या है, परिकेंद्र। इसको क्या लिखते हैं, ओ लिखते हैं, ए वी, और ये वाला क्या है। तो एक सर्कल में प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी जीवा, किसी भी कॉर्ड से जो सेंटर पर एंगल बनता है, सर्कमफ्रेंस यानी परिधि पर बनने वाले एंगल का डबल होता है। सर्कल की प्रॉपर्टी सर्कल में भी पड़ेगा और उसका यूज होगा सर्कल में, लेकिन आप ये समझो केंद्र वाला कोण परिधि वाले कोण का हमेशा डबल होता है अगर सेम कॉर्ड पर बनना हो, सेम जीवा पर। तो BC पर एक कोण केंद्र पर बनना है और एक बनना है परिधि। केंद्र वाला डबल होगा परिधि का, ये याद रखना। तो एंगल VOC, ये एंगल A का क्या होगा, डबल। जैसे कल को कोई कहेगा ये वाला एंगल 70 है तो ये 140 हो जाएगा, ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा। तो एंगल VOC का मान अपोजिट शीर्ष एंगल के डबल के बराबर। अब एक चीज ये भी है कि अगर ये व्रत है और ये केंद्र है तो ये वाली तो त्रिज्या हो गई ना, ये व्रत जो बना हुआ है ये त्रिभुज के शीर्षों को ही तो टच कर रहा है। मैंने क्या कहा कि शीर्ष से तो समान दूरी पर होता है केंद्र, तो ये जो केंद्र है ये त्रिभुज का शीर्ष B से भी इतनी दूरी पर होगा, C से भी उतनी। तो आप याद रखना, इसको अलग बना देना, इस ट्रायंगल को जो अंदर बना हुआ है O B और ये दोनों साइड आपस में क्या है, क्योंकि OB भी वृत्त की त्रिज्या है और OC भी वृत्त की त्रिज्या है। केंद्र से दूरी अगर निकालोगे परिधि तक की तो वो त्रिज्या ही तो कहलाएगी। और जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो वो दोनों कोण बराबर हो जाते हैं। यानी ये वाला जो कोण आप देख रहे हैं तो ये कोण किसके बराबर होगा, ये अगर x डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा। ठीक है, जल्दी से आप इसको छोटे मोटे तरीके होते हैं कि जहाँ पर थोड़ा बहुत बचा सकते चीज़ों को बोलना है बात को। कॉपी कहाँ है इस वाली
अटेंडेंस हो गई सबकी? पीछे भी थैंक यू। सर इसमें यहाँ पर जो एंगल बन रहा है बी और सी पर, ये ए वाले के इक्वल हो जाएगा। कौन सा वाला? ये वाला? हाँ, ये दोनों जो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये इक्वल होंगे तो एक के इक्वल हो जाएगा। ऊपर वाले भी नहीं, इस वाले पे बोलते हैं दोनों साइड बराबर है, ये दोनों इस वाले पे कुछ की बात होगी, ये दोनों साइड बराबर है। जैसे आप सोचो ये वाला 10 होगा तो ये भी कितना होगा? 10 और 10 ये वाला हो जाएगा 100। तो उसके तीनों कोणों का टोटल तो 180 रख सकते हो। 160 होने का मतलब ये वाला कोण कितना? 80। नोट हो गया क्या? अभी मैंने आपको लिखाया था ना शीर्ष बंध के बारे में। अल्टीट्यूड होते हैं जहां पर भी काटते थे वहां पर बनता है ऑर्थोसेंटर यानी कि लंब। अल्टीट्यूड जहां पर भी काटेंगे वहां पर ऑर्थोसेंटर बनता है, उसी को हम लंब। इससे बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, बस पता होना चाहिए कि लंब के तरफ होता है। अब शीर्ष लंब का मतलब अगर 3 वर्टेक्स है तो 3 से यहाँ से मैंने यहाँ से अल्टीट्यूड डाला तो ये भी 90 बनाएगा, एक अल्टीट्यूड यहाँ से डाला ये भी 90 बनाएगा, एक अल्टीट्यूड यहाँ से बनाएगा। तो ये तीनों ही एक ही बिंदु पर जाकर मिलते हैं। अगर त्रिभुज के तीनों भुजाओं से अल्टीट्यूड डाला जाए तो तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थो। ये जो हमारा होता है ये ऑर्थोसेंटर यानी कि लंब। अब एक बात समझिए, जैसे ये ए है, बी है और सी, आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो तो हमेशा इसी बेस पे पूछेगा। जैसे BC और ये जो ऑर्थोसेंटर है यहाँ पर इस कोण का और इस कोण का रिलेशन हमेशा पूछेगा, या फिर आप इधर से देखेंगे तो इस वाले का और इस वाले का रिलेशन। तो केंद्र पर अगर हम बात करें तो इसको ऑर्थोसेंटर को O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो केंद्र पर BC के द्वारा जो कोण बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? आप ध्यान रखना, ऑर्थोसेंटर पता क्या करता है? अपोजिट शीर्ष एंगल और जो सेंटर पर एंगल बन रहा होता है, इन दोनों का जो टोटल रहता है वो कांस्टेंट रहता है। कितना रहेगा? आप ध्यान रखना।
कोण का और इस कोण का टोटल हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। चलो एक बात देखिए, जैसे एक ऑर्थो सेंटर है हमारे पास, मैंने कहा ये वाला जो कोण है ये 42 डिग्री है और आपसे पूछे ये वाला कितना होगा। अगर ये ऑर्थो सेंटर तो आप क्या करोगे, 180 में से 42 कम कर दो और 180 में से 42 कम करेंगे तो यहाँ पर ये जो एंगल आएगा कितना आएगा, 180। तो ये जो कोण बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा, 180। वर्टेक्स को सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट से मिला, यानी कि मध्य बिंदु और सामने वाले शीर्ष को मिलाने वाली एक सीधी रेखा जो होगी उसी को मध्यिका कहते हैं। तो त्रिभुज के 3 ही शीर्ष होते हैं तो 3 मध्यिकाएं होंगी। आप 3 मध्यिकाएं, मध्यिकाओं का मतलब आप जानते हैं सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु से मिलती है, इसको यहाँ से मिला दिया। अब देखो मध्य बिंदु से मिलाना, 90 डिग्री में मिलाना, दोनों अलग अलग बातें होंगी। और अभी हमने वो भी देख लिया एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर, तीनों चीजें इसीलिए बताई। ये 90 डिग्री पर काट रहे हैं तो मध्य बिंदु ये जरूरी है। अब यहाँ पर अगर मध्यिका की बात कर रहे हैं तो ये 3 मध्यिकाएं कहीं ना कहीं एक ही बिंदु पर जाके काटी, और ये जहाँ पर भी मध्यिकाएं काटती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र। आप साइंस में भी थोड़ा समझते होंगे, ए हो गया, बी हो गया। अब आप देखो यहाँ से ए से लेके हमने एक डी तक खींच लिया, अगर हम बी से लेके ई तक के लिए और सी से लेके, इसमें पता क्या है, एक तो AD, दूसरा कौन सी BE और तीसरा है CF। AD, BE और CF ये आपकी तीनों मीडियन है मध्यिका है। इसका मतलब सामने वाली भुजा को मध्य बिंदु पर जाकर मिलाया है, ठीक है। अब देखो एक चीज बताओ, मैं अगर यहाँ इसको केंद्र मान लेता हूँ, मैंने एक त्रिभुज देखा यहाँ से B और इसको केंद्र को हमने O ले लिया, BOC, तो इसमें भी तो सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु रहेगा। तो ये मध्यिका पता है बड़े त्रिभुज की भी और इस वाले त्रिभुज की भी, यानी कि त्रिभुज को 2 बराबर भागों में तो बांटना ही है। मैंने क्या कहा, मध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती, एरिया में दोनों बराबर ही रहते हैं। तो इन दोनों का एरिया भी बराबर होगा और इन दोनों का एरिया भी क्या होगा। अब इसके आगे की और जो एंगल का तो क्वेश्चन इसको पूछा ही नहीं जाना क्योंकि आप बताइए यहाँ पर कितने त्रिभुज बन गए, 1 2 3 4 5 और 6। अगर मैं मध्यिकाएं खींचता हूँ तो 6 भागों में डिवाइड हुए और 6 त्रिभुज ही तो बनेंगे। इन 6 के 6 भागों का एरिया आपस में बराबर होगा। जितना पहले त्रिभुज का होगा उतना ही दूसरे का, उतना ही तीसरे का, उतना ही चौथे का, उतना ही पांचवे का, उतना ही सबका क्षेत्रफल आपस में क्या होगा। अब फिगर में पता है क्या पूछ लेगा, आपको ये वाला दे देगा, कहेगा BFO, B का एरिया ही, जैसे मैंने कहा एरिया ऑफ BFO कुछ भी हमने मान लिया। हमने कहा कि ये जो एरिया है 24 वर्ग सेंटीमीटर हो सकता है। आपसे पूछ ले ट्राइंगल ABC का एरिया क्या होगा, हम पता है इसको कैसे, हम इस हिसाब से करते हैं। मैं देखूंगा ये कि BFO और DB कितने त्रिभुज हैं, 6 और 5 यानी कि 2। कितने त्रिभुज हैं इसमें, और पूरे त्रिभुज में इसमें तो सिर्फ 2 ही त्रिभुज आ रहे हैं। तो 2 त्रिभुज का एरिया अगर 24 होगा तो इसका मतलब बराबर होने का मतलब तो ये हुआ एक त्रिभुज का जो एरिया होगा वो कितना होगा। अगर मैं पूरे ट्राइंगल की बात करूं तो पूरे ट्राइंगल में 6 त्रिभुज दिख रहे हैं। 6 त्रिभुज अगर दिख रहे हैं तो 12 के हिसाब से जो एरिया बनेगा पूरे ट्राइंगल का कितना बनेगा। बहुत सरल सरल से क्वेश्चन मिलेंगे। अभी तो आपने ये बात समझ ली, इन सबका आपस में एरिया क्या होगा, एक बात। अब कल को पता क्या होगा, तो सवाल कैसे चित्रों को पहचानना सीख लेना। जैसे ये केंद्रक है,
इसके वर्टेक्स से इसको मिलाता चला जाए। ये यहाँ पे ये चित्र आपने बहुत बार अगर ज्योमेट्री में पढ़ा होगा तो कैसा आपको या तो ये वाला एरिया दे देगा, आपसे इधर वाला, या फिर हो सकता है पूरे का देखे तो सब इसमें से एक पार्ट। पता है क्या है, आप देखिए ये केंद्र क्या है, इसको मैंने यहाँ मिला दिया, इसको मैंने यहाँ मिला दिया, तो दो ही तो त्रिभुज आ रहे हैं एक साइड। इसका मतलब ये तीनों भी आपस में क्या होंगे, यहाँ पर जो तीन त्रिभुज देख रहे हो, तीनों त्रिभुज का एरिया आपस में क्या होगा, पहले त्रिभुज का एरिया, दूसरे त्रिभुज का एरिया और तीसरे त्रिभुज का एरिया आपस में क्या होगा। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ इसकी एरिया। त्रिभुज बराबर होंगे नहीं होंगे वो मतलब नहीं है, मैं केवल बात इसकी कर रहा हूँ। इसको आप प्रूफ नहीं कर सकते, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता। मैंने तो कोई एक बात था, अगर ये मध्यिका है दो भागों में डिवाइड हो गया, ये वाली मध्यिका है तो दो भागों में डिवाइड हो गया। अब नीचे वाले को अगर हम बात करें, ये वाला इस त्रिभुज में भी तो ये मध्यिका है, तो ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे। तो मध्यिका जब आप खींच रहे हो ये दोनों भी तो बराबर ही होने चाहिए, जब ये दोनों बराबर है तो ऊपर वाले भी दोनों बराबर होंगे। जब आप इनको ओवरऑल कंपैरिजन करेंगे तो जितने भी आप देख रहे हैं ये सबका क्षेत्रफल बराबर ही निकल के आएगा, सब बराबर ही होगा। एग्जामिनर परेशान करने के लिए दो मध्यिकाएं खींच के दे देता है। और तीसरी मध्यिका के बारे में आपको बताया अगर डी ई एफ मध्य बिंदु है तो भी तो ये तीन त्रिभुज बनेंगे, एक दो। आप जरा यहाँ देखो, यहाँ भी तो डी ई एफ मध्य बिंदु ही है, मध्यिका है। आप देखो यहाँ से तो हमने ये लाइन मिलाई और ये लाइन मिलाई, तो इनके बीच में दो ही तो त्रिभुज आ रहे हैं। इधर आप देखो ये लाइन मिलाई, ये लाइन मिलाई, तो बीच में कितने त्रिभुज, ऊपर भी कितने त्रिभुज, तो यानी कि इनका भी एरिया आपस में क्या होगा। इनको आप अपने माइंड में रखेंगे ना तो आपको सवाल समझने में देर नहीं लगेगी। आपको अगर जैसे किसी सवाल में कोई ये वाला पार्ट बता दिया आपसे इसका एरिया इतना है, तो मुझे लगेगा वो सबका बराबर होगा, तीनों का आपस में क्या होगा बराबर। मैं केवल दो ही मध्यिकाएं पूछूंगा और यहाँ से अगर मैंने सिर्फ दो मध्यिकाएं पूछी, अब कभी आपसे कहेगा ये वाला एरिया बता दे, ये वाला एरिया बता देगा और आपसे ये वाला एरिया भी हो सकता है ये वाला। आप ध्यान रखना कि अब हमारे कह देना ये चारों बराबर, दो मध्यिकाएं जब भी खींच के देना तो आप तीसरे अपने आप से खींच देना। अब आपके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, देगा तो नहीं आपको, आपसे अगर कहेगा इस वाले का एरिया हम दे तो आपको पता है यहाँ दो त्रिभुज हो गए, अगर इस वाले का दे रहा तब भी दो त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज सिंगल रखेंगे, इनकी भी सिलाई तो ना बाकी लोग सवाल में डिस्कस करेंगे।
एक पॉइंट दिखाऊंगा, वो लिखो। आपसे पता है इन सभी की लोकेशन पूछता है कि किस त्रिभुज का कौन सा केंद्र त्रिभुज के अंदर होगा और कौन सा केंद्र त्रिभुज के बाहर। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे केंद्र त्रिभुज के अंदर ही है। जैसे हमारा ये होता है क्या बोलते हैं आर्थो सेंटर है, आर्थो सेंटर तो अंदर ही बनेगा क्योंकि शीर्ष लंब होते कहाँ है अंदर। लेकिन आप एक बात बताइए, मैंने एक त्रिभुज ऐसा बनाया है त्रिभुज, आप बताइए कि अगर मैं इससे परपेंडिकुलर डालूंगा तो इधर ही कहीं पड़ेगा बाहर, और इससे इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये कहीं आ जाएगा। तो ये अगर आपको देखना है ये त्रिभुज के बाहर ही तो नहीं बैठेगा, आर्थो सेंटर त्रिभुज के अंदर भी होता है, त्रिभुज के बाहर भी होता है। वो हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी केवल पॉइंट है। बाकी अपने जब पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज है या कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे, पहले तो आप लिखो समबाहु त्रिभुज, पॉइंट लिखो, ज़्यादा नहीं कुछ ही पॉइंट है। समबाहु त्रिभुज के सभी केंद्र, समबाहु त्रिभुज के सभी केंद्र त्रिभुज के अंदर ही स्थित होते हैं। समबाहु त्रिभुज के सभी केंद्र त्रिभुज के अंदर ही स्थित होते हैं। मतलब इसका सीधा है कि अगर त्रिभुज समबाहु, आपसे कह रहे हैं कि एक ऐसा त्रिभुज है जिसके सभी केंद्र त्रिभुज के अंदर है, तो समझ लो कि वो समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसी में समबाहु त्रिभुज के साथ त्रिभुज के अंदर का मतलब ये है कि इनका कोई भी केंद्र त्रिभुज के बाहर नहीं आएगा। अंतः केंद्र होगा वो भी अंदर ही होगा, परिकेंद्र होगा वो भी। समबाहु त्रिभुज जहां पर लिखना है उसके साइड में ऐसे करके न्यून कोण त्रिभुज और लिख देना। मैं पढ़ाऊंगा तो अगली क्लास में न्यून कोण त्रिभुज या फिर समबाहु त्रिभुज। पता है क्या होता है न्यून कोण त्रिभुज का मतलब ये होता है कि जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम होंगे तो वो होता है न्यून कोण त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के भी तो सभी कोण 90 डिग्री से कम ही होते हैं, तो चाहे समबाहु त्रिभुज आ जाए चाहे न्यून कोण त्रिभुज, इसका कोई भी केंद्र त्रिभुज के बाहर नहीं बनता है। ठीक है, अगली बात देखिए समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र समकोण वाले शीर्ष पर, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र समकोण वाले शीर्ष पर और परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है, और परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछ लेता है समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहां होता है, तो कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। अच्छा देखो ये तो ऑलरेडी इनके बीच में कितने डिग्री का कोण है, तो लंब केंद्र बनाएंगे, यहां से लंब डालना थोड़ा ना, ये ऑलरेडी 90 डिग्री तो मिल रहा है एक दूसरे को, तो लंब केंद्र तो यहीं पर होगा, लेकिन जो परिकेंद्र होगा वो जो कर्ण होगा उसके बिल्कुल सेंटर पर होगा। आगे लिखो अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र, अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। अरे सॉरी, लंब केंद्र और परिकेंद्र दोनों लिख रहे हैं, लंब केंद्र तथा परिकेंद्र दोनों ही लिख रहे हैं। लंब केंद्र तथा परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। लंब केंद्र तथा परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित। देखो लंब केंद्र के बारे में बताएंगे, इनसे अगर आप परपेंडिकुलर सामने वाली भुजा पे डालेंगे तो बाहर काटेगा त्रिभुज के। अब परिकेंद्र का भी आप समझ लो, परिकेंद्र का मतलब जो इसका परिवृत्त होगा। अब आप बताओ ये वृत्त बनेगा तो इधर आगे नहीं बनेगा ना, इतना बड़ा बनेगा नहीं बनेगा, तो इसका सेंटर तो बाहर ही निकल जाएगा इस वाली लाइन पे। होता क्या है अधिक कोण त्रिभुज का मतलब एक कोण 90 डिग्री से बड़ा, जबकि होता जब आप पढ़ेंगे सर्कल तो अगर सेंटर इस लाइन पे रहेगा तब भी ये वाला कोण सिर्फ 90 डिग्री हो पाएगा। 90 डिग्री से अगर बड़ा बन गया तो समझ लो कि सेंटर इस वाली लाइन से बाहर निकल जाएगा। तो 90 डिग्री से अगर बड़ा एंगल है तो सेंटर जो होगा हमेशा त्रिभुज के कहां बनेगा, बाहर बनेगा। आपसे डायरेक्ट पूछेगा त्रिभुज किस त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर होगा,
तो आपको ऑप्शन मिलेंगे न्यून कोण, समकोण या जो भी आपको दिए जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है अधिकोण त्रिभुज का परिकेंद्र और लंब केंद्र हमेशा त्रिभुज के बाहर है। अभी तो 5 मिनट होंगे। क्वेश्चन अगली क्लास में रहेगा। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब होता है मध्य बिंदु पे, ठीक है। अब ये है क्या, ज्यादा देखो थ्योरी दिखाने की कोशिश नहीं करूंगा, आपके बस समझने की ज्यादा। किसी भी त्रिभुज में अगर अपनी बात करें, जैसे ए है, बी है और सी, तो त्रिभुज की दो भुजाओं के जो मिड पॉइंट है अगर आप उनको मिला दें, ठीक है, मिड पॉइंट को अगर आप मिला देंगे, जैसे एक तो इस वाली भुजा का और एक इस वाली का, अगर ए और बी का मिड पॉइंट हमने डी ले लिया और ए और सी का मिड पॉइंट क्या ले लिया, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डी और ई, इसके डी डी सॉरी ए बी और ए सी, इन दोनों के मिड पॉइंट है। तो ऐसा अगर कभी भी आपको सिचुएशन देखने को मिलता है कि मिड पॉइंट को मिलाया जा रहा है, तो आप ध्यान रखना ये वाली जो लाइन होती है ना, ये वाली लाइन हमेशा इस तीसरी वाली लाइन के पैरेलल, क्या अभी आगे और भी पढ़ेंगे, पैरेलल लाइन काटेगी तो सेम रेशियो में कटेगी, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी। तो इसके दो रिजल्ट याद रखना है, एक तो ये याद रखना है कि DE पैरेलल होगी किसके, BC, दूसरा ये जो DE है ना, ये आधी होगी BC। मिड पॉइंट थ्योरम के केवल दो ही कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, या तो पूछा जाएगा पैरेलल वाला और या फिर पूछेगा, अब जैसे कल को आपसे कोई कहता है कि ये वाली 7 सेंटीमीटर है, तो मैं सीधे है वो ये आधी तो होगी, यानी कि 3.5 पर पूछा जाता है। अब पढ़ो, देखो मिड पॉइंट थ्योरम तो हमने पढ़ा कि अगर कोई मिड पॉइंट मिलाते हैं हम लोग दो पॉइंट्स को, तो ये तीसरी वाली लाइन के समांतर तो रहती है, उसके साथ साथ उसकी आधार होती है। अब इस बार अगर ये मिड पॉइंट ना हो, ठीक है, मैंने कहा मिड पॉइंट नहीं, ए लिख लिया, बी लिख लिया और सी लिख लिया। अब रैंडमली मैंने एक लाइन खींची जो इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, समांतर, समांतर का मतलब अभी आपको मैं बताई चुका हूँ समांतर। तो समांतर अगर ये लाइन होगी तो जाहिर सी बात है फिर ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर ही तो होगा, और ये वाला इधर वाला जो कोने वाला एंगल होगा ये इसके बराबर। तीसरा एंगल दोनों त्रिभुज का कॉमन है, एक बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है और एक छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा है। जब दो त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हो जाते हैं तो वो सिमिलर ट्रायंगल हो जाते हैं, और सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स जो होती है वो सेम रेशियो की होती है। अब ये मुझे केवल ये सीखना है कि अगर छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल की अपनी बात करें, जैसे छोटे ट्रायंगल की यहाँ पर मैंने मान लिया ये पॉइंट डी है और ये वाला क्या है, तो छोटे वाले ट्रायंगल की जरा साइड बताइए क्या है ये, और बड़े ट्रायंगल की साइड बताइए क्या है। तो जो रेशियो AD और AB का होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल ही रहेगा। इधर से छोटे वाले ट्रायंगल की साइड क्या है, A है ना, और बड़े वाले ट्रायंगल की क्या होगी, अब आ जाते हैं तीसरी वाली साइड छोटे वाले ट्रायंगल में क्या है, D, और बड़े ट्रायंगल की क्या है। इसमें तो कम सवाल पूछता है कि ये जो आप देख रहे हैं ना दो पार्ट में डिवाइड है। अच्छा ये बताइए, ये जो आप लाइन देख रहे हैं पूरी यहाँ से यहाँ तक, इसके दो ही तो टुकड़े कर दिए आपने, एक AD है और दूसरा टुकड़ा क्या है, BD। तो AD और BD का जो रेशियो होगा, जब मुझे पता है पूरी साइड के रिस्पेक्ट में इस टुकड़े का रेशियो और पूरी साइड के रिस्पेक्ट में इस टुकड़े का रेशियो बराबर है, तो इसका मतलब इन दोनों का भी रेशियो आपस में बराबर है। तो AD का BD के साथ रेशियो और इधर क्या है, AE का CE के साथ रेशियो। बस मैंने दोनों अलग क्यों लिखा है पॉइंट, क्योंकि ये गलती मत कर देना। होता क्या है जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, AD/BD, AE/CE और इसको लिख लेते हैं DE/BC। ऐसा नहीं है, DE/BC जो होगा पूरी साइड के रेशियो के बराबर होगा। अगर आप छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल